नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, 28 तारीख से आप लोगों के एनटीपीसी एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो आप लोगों को मालूम होगा, उसमें एनटीपीसी के एग्ज़ाम में हो या ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, उसमें साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अच्छा, दिक्कत क्या आती है? केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है लोगों को। तो आज हम कोशिश करने जा रहे हैं, आपको वन लाइनर क्वेश्चन करवाएंगे। ये क्विक रिवीजन होगा। मैं आपको क्वेश्चन बोलता जाऊँगा, जहाँ ज़रूरत होगी वो मैं बोर्ड पे लिखता भी जाऊँगा। तो आपको क्या करना है, बस ध्यान से सुनना है मेरे शब्दों को और देखिएगा कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए, अब आपका समय नहीं बर्बाद करते हैं, शुरू करते हैं। अच्छी क्लास है, अगर प्यार देंगे तो इसको कंटिन्यू करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये मेरी गारंटी होगी कि ऐसा टॉपिक आपको ने यूट्यूब पे नहीं पढ़ा होगा। अगर पढ़े भी होंगे तो इतनी जल्दी नहीं पढ़े होंगे। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो आपके आने वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम में बहुत ही कारगर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की प्रकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन से। आप पुराने बैक ईयर का पेपर देख लीजिएगा, ग्रुप डी में अभी आया था, एलपी में भी आया था, ठीक है। भौतिक परिवर्तन क्या है उसका उदाहरण देख लेते हैं। बादलों का बनना, चीनी का जल में विलीन, जल का जमकर बर्फ बनना, जल का वाष्प में परिवर्तित होना, विद्युत बल्ब का जलना, ठीक। ये हो गए आपके भौतिक परिवर्तन। वे परिवर्तन जिनमें परिवर्तन के बाद कोई नया पदार्थ बन जाता है तथा जिसके गुण मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना। अब इसको, ये तो हो गया किताबी लैंग्वेज। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बता देता हूँ ताकि आपको हमेशा याद रखिए। देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जिनसे कोई नया पदार्थ बन जाता है, नया पदार्थ बन जाता है और नया पदार्थ बनने के बाद वो वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। जैसे जल से आप बर्फ़ बना दीजिए, ठीक। जल से क्या बन जाती है? बर्फ़। अब बर्फ़ पिघलेगी, क्या बनेगा? जल। यानी कि अपनी अवस्था, अपने भौतिक अवस्था परिवर्तन तो करती है लेकिन बाद में फिर उसी अवस्था में लौट आती है, ठीक है। जबकि रसायन में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें अपनी अवस्था तो बदलेगी ही, बाद में अगर आप चाहें कि अब पुरानी अवस्था में लौटाए तो नहीं लौट पाएगी। जैसे इसका एक सिंपल सा उदाहरण देखिएगा, दूध का दही बनना। अब दूध का दही बन गया, अब आप अगर चाहें दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये क्या हो गया आपका? रासायनिक परिवर्तन। तो मोटा मोटी ये है, जिनकी ऐसे पदार्थ जिनकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जैसे दूध से बर्फ, जल से बर्फ बन गई, बर्फ से फिर जल बन गया। यानी कि अपनी भौतिक अवस्था परिवर्तन की, बाद में फिर उसी अवस्था में आ गया। और वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी अवस्था त्याग कर दूसरी अवस्था में चला जाता है वो होती है रासायनिक परिवर्तन, जैसे दूध का दही बनना, ठीक है। तो आप ये दो मैंने उदाहरण दिए हैं, आप ध्यान दीजिए। भौतिक परिवर्तन वो हो गए जिनमें रूप तो बदलेगा लेकिन वापस उसी रूप में लौट आएगा। और रासायनिक में क्या हो, एक बार बदल गया फिर वो दोबारा नहीं आएगा। जैसे मोम का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि अब देखो मोम पिघल जाएगी, वापस मोम ही बनेगी, ठीक है। ये हो गया आपका भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन वाला टॉपिक। अब मेरे ख्याल से आपको इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और भी उदाहरण हैं आपके बहुत सारे, आप देख लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार फिर समझिए, भौतिक अवस्था वो होती है जिसमें पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन करता है लेकिन वापस उसी अवस्था में लौट आता है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या था? एक बार अपनी भौतिक अवस्था बदल दी, वापस उसमें नहीं लौट पाता है। सिंपल सा उदाहरण याद रखिएगा, दूध का दही बनना। दूध से दही बन जाता है लेकिन दही से दूध नहीं बनता है। और जल से बर्फ़ बन जाती है और बर्फ़ से फिर जल बनता है, यानी कि ये क्या हो गया आपका? भौतिक परिवर्तन। अब देखते हैं अम्ल तथा क्षार। सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड, नींबू में पाया जाता है साइट्रिक एसिड, अम्ल और क्षार के मिलने से बनता है लवण, खट्टे दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? फार्मिक एसिड। आपने देखे होंगे फलों के जो जूस होते आते हैं, ठीक है, उनको फार्मिक एसिड के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। खट्टे फलों में पाया जाता है साइट्रिक एसिड।
ग्लूटेमिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है गेहूँ। खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है? बेंजोइक एसिड। विस्फोटक पदार्थ बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल। संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। फार्मूला इसका क्या होता है? H2SO4। अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। 7 से कम अम्ल हो गया और 7 से ज़्यादा क्षार। ठीक, मुझे बताइएगा ब्लड जो होता है वो अम्ल है या क्षार? कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं भी देखता चलूँ आपकी तैयारी कितनी है। क्षार छूने में लगता है साबुन जैसा। फार्मिंग एसिड का उपयोग है फलों को संरक्षित रखने में, चमड़ा उद्योग में और रबड़ में। सिरका का पीएच मान होता है 2.4 से 3.4। तो ये क्या हो गया? आपका अम्ल हो गया, जैसा कि इसका नाम भी है एसिटिक एसिड। अम्ल स्वाद में होता है खट्टा। अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, कन्फ्यूजन बहुत होती है। क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला। इसकी एक ट्रिक बताता हूँ आप, ताकि आपको याद रहे। देखिए, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल। ठीक, और क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला। जहाँ अम्ल से शुरुआत हो तो वो क्या कर देगा? लाल। और जहाँ क्षार से शुरुआत हो, ये देखिए ला है अम्ल में, तो ये क्या कर देगा? लाल। और जहाँ क्षार से शुरुआत होगी वो क्या कर देगा? नीला। जब चींटियाँ काटती हैं तो एक मिनट जब चींटियाँ काटती हैं तो अंतःक्षेपित करती हैं फार्मिक एसिड। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। सोडा वाटर व कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है कार्बोनिक एसिड। सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड। अंगूर में पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। अम्लराज होता है 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण। ये इसका उपयोग, अम्लराज का उपयोग किसमें होता है? धातु वगैरह को गलाने में। HCl होता है 3%, HNO3 होता है 1%। इसको कहते हैं सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपके पेट में भी पाया जाता है। अगला देखते हैं। प्रबल अम्ल के उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल आदि। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। वे अम्ल जो जल में केवल आंशिक रूप से आयनित होते हैं कहलाते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल के उदाहरण है अधिकांश कार्बोनिक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप शेयर ज़रूर करिएगा, या कुछ और बदलाव चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मैंने कोशिश ये की है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाए। अब हम जल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो देखते हैं। किस प्रकार का जल साबुन के साथ फेन नहीं बनाता है? तो कठोर जल होगा, वो साबुन के साथ फेना नहीं बनाएगा। जल की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट कारण। स्थायी कठोरता होगी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण। जल की अस्थायी कठोरता होगी कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। देखिए घर में इसको याद रखिए इस तरह से, बाई जो होती है वो अस्थायी रूप से रहती है, घर में जो बाई होती हैं वो अस्थायी रूप से होती हैं, वो जल्दी जल्दी काम छोड़ देती हैं, तो वो अस्थायी होती हैं तो बाइकार्बोनेट, और स्थायी होगी तो क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण। ठीक, जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:8। जैसे H2O होता है ना फार्मूला, तो इसमें 1:8 के अनुपात में होता है। इसका एक हो गया, एक मान है, इसका हो गया 8 ऑक्सीजन। जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 हो गया, ये 2 अनुपात में होता है। H2O होता है ना, तो ये 2 अनुपात में होता है, ये 1 अनुपात में होता है। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। जल का अणुभार कितना होता है? 18। जल का अणुसूत्र क्या होता है? H2O। भारी जल का अणुभार होता है 20। किस प्रकार जल साबुन में आसानी के साथ
घुल जाएगा और अधिक झाग देगा। मृदु जल भाई जो मुलायम होगा उसी वही तो आसानी से सबके साथ घुल मिल जाएगा। ठीक है, याद करने का तरीका है केवल, अगर देखिए कोई अच्छा व्यक्ति होगा, मृदु मृदु जल, जैसे मान लीजिए सॉफ्ट वाटर, जो सरल होगा वही तो आसानी से सबसे मिल जाएगा, और जो कठोर होगा वो नहीं मिलेगा। तो यानी जल साबुन के साथ आसानी से मिल जाएगा, मृदु जल के साथ झाग भी मृदु जल के साथ देगा। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए भौतिक विधि है, जल को उबाल कर सबसे अच्छा है। अगर जल अशुद्ध है तो उसको उबाल लीजिए, उबाल के खौला लीजिए उसको, ठीक, खौलाइए उसको कपड़े से साफ, कपड़े से पलट कर कपड़े से छान लीजिए, वो शुद्ध हो जाएगा आपका। शुद्ध जल होता है उदासीन, शुद्ध जल होता है उदासीन, तो इसका कितना होगा, pH 7 होगा। जल के शुद्धिकरण के लिए किसका उपयोग करते हैं, क्लोरीन। आपने देखा बड़ी बड़ी पानी की टंकियाँ होती हैं, तो इनको शुद्ध कैसे किया जाता है, इनमें क्लोरीन की गोलियाँ डाल दी जाती हैं, तो ये शुद्ध हो जाता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे सीमेंट के बारे में। सीमेंट से जितने क्वेश्चन होंगे उनके बारे में। पोर्टलैंड सीमेंट के खोजकर्ता हैं जोसेफ एस्पर्डीन। ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था। सीमेंट खोजकर्ता कौन है, जोसेफ एस्पर्डीन। सीमेंट के जमने की क्रिया को मंद करने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग करते हैं, जिप्सम। देखिए जो आपने सीमेंट होती है देखा होगा ACC वगैरह, ठीक, अब तो काफ़ी सारी आती हैं अल्ट्राटेक, तो इनमें जिप्सम मिला दिया जाता है ताकि ये जल्दी ना जमे। मान लीजिए हमने घोला और तुरंत जम गई तो क्या फ़ायदा, इसलिए जिप्सम मिला दिया जाता है। और जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4.2H2O। सीमेंट के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी। चूना पत्थर चिकनी मिट्टी का सीमेंट के उत्पादन में प्रयोग होता है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्साइड से। सीमेंट में एल्युमिनियम की मात्रा बढ़ा देंगे तो वह शीघ्र जम जाएगा। अगर एल्युमिनियम की मात्रा बढ़ा देंगे तो शीघ्र जम जाएगा, और जिप्सम की मात्रा मिला देंगे तो धीमे धीमे जमेगा, बहुत देर में जमेगा। सीमेंट में चूना की मात्रा अधिक हो जाती रहते समय सीमेंट में पड़ जाती है दरार। तो देखिए कितना, आपको कितना चीज़ याद रखनी इससे। देखिए सीमेंट में अगर जिप्सम मिला देंगे ज़्यादा होगा तो ये जमने की प्रक्रिया को मंद करता है। अगर एस्पर्डीन मिला देंगे, अगर एक मिनट, सॉरी एस्पर्डीन तो खोज करता है। अगर आपका एल्युमिना मिला देंगे, एल्युमिना मिला देंगे तो ये जल्दी जम जाएगा, एल्युमिना, ठीक। अगर इसमें चूना की मात्रा ज़्यादा हो गई तो इसमें दरार जल्दी पड़ जाएगी, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके सीमेंट से थे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता सीमेंट से कोई क्वेश्चन बनेगा। तो अगला देखते हैं, कांच से। कांच सर्वोत्तम श्रेणी का होता है जेना कांच। जेना कांच सर्वोत्तम श्रेणी का होता है। विद्युत बल्ब, कैमरा और दूरबीन के लेंस में निर्माण में किस कांच का प्रयोग होता है, फ्लैट कांच होता है विद्युत बल्ब, कैमरा, दूरबीन के लेंस के निर्माण में। धूप चश्मों के जो लेंस होते हैं उसमें क्रूक्स कांच होता है। सामान्यतः चश्मों के लेंस बने होते हैं क्राउन कांच के। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच की कौन सा रंग प्रदान करता है, गहरा नीला। मतलब कोबाल्ट ऑक्साइड होगा तो वो गहरा नीला रंग प्रदान करेगा। कांच एक प्रकार का मिश्रण है। अक्रिस्टलीय ठोस रूप में कांच है अतिशीत द्रव। कांच को कठोर बनाने के लिए इसमें पोटेशियम क्लोराइड मिलाते हैं। दोस्तों ये रिवीजन क्लास है, तो इसको रिवीजन की तरह से ही लीजिएगा। और मेरा मानना है कि आपने पढ़ तो सारा कुछ लिया होगा, आपके लिए आपको रिवीजन एक बार जल्दी जल्दी करवा दिया जाए। कुछ प्रमुख विस्फोटक निम्न है, डायनामाइट, TNT, TNG, TNP, RDX। RDX का पूरा नाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। RDX खोज करता है हैनिंग। सबसे खतरनाक विस्फोटक है RDX। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। डायनामाइट के खोज करता है अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं के नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, याद में। RDX का नाम ये है, अमेरिका में साइक्लोनाइट कहते हैं इसको, जर्मनी में हेक्सोजन कहते हैं, इटली में T4 कहते हैं। ये आपके RDX के नाम है, साइक्लोनाइट, हेक्सोजन, T4। TNT का पूरा नाम है टाई नाइट्रो टॉल्यूइन।
TNP का नाम है ट्राइनाइट्रोफिनॉल, TNG का पूरा नाम है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। ये रिवीजन क्लास है इसलिए थोड़ा स्पीड ज़्यादा है। मस्टर्ड गैस, अब विषैली गैस देखते हैं। मस्टर्ड गैस विषैली गैस जिसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। मस्टर्ड गैस का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था सर, मुझे कमेंट करके बताइएगा। यह गैस त्वचा के संपर्क में आने पर फफोले डाल देती है। लुईसाइड विषैली गैस जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। देखिए लुईसाइड और मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस प्रथम विश्व युद्ध में और लुईसाइड दूसरे विश्व युद्ध में। मिथाइल आइसोसाइनाइड विषैली गैस है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में इसी गैस के हिसाब से दुर्घटना हुई थी। फास्जीन कार्बोनिक क्लोराइड को फास्जीन कहते हैं। फास्फीन फास्फोरस हाइड्राइड को फास्फीन कहा जाता है। ये सारी आपकी हो गई विषैली गैसें। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम देखते हैं साबुन व अपमार्जक। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है साबुनीकरण। अपमार्जक है शोधन अभिकर्ता। अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? पृष्ठ तनाव सिद्धांत पर। साबुन बनाने में कौन से क्षारीय पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं? कास्टिक सोडा, इसका फार्मूला है NaOH। कास्टिक पोटास KOH आदि। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण कहलाते हैं साबुन। कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? वनस्पति तेल। जो साबुन कास्टिक सोडा से बनाए जाते हैं अर्थात जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं उन्हें कहते हैं कठोर साबुन। उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण होते हैं मुलायम साबुन। अब अगला टॉपिक देखते हैं उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर। सड़ी गली कार्बनिक वस्तु से तैयार की गई खाद को कहते हैं कंपोस्ट। और यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता होती है 46%। यूरिया किस प्रकार का उर्वरक है? नाइट्रोजनी उर्वरक। मनुष्य के मूत्र में भी यूरिया की मात्रा होती है। नाइट्रोलियम एक उर्वरक है। सामान्य उर्वरकों में जिन तीन तत्वों की अधिक आवश्यकता हुई है नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम। नाइट्रोजनी उर्वरक ये मृदा में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। उदाहरण यूरिया, अमोनिया नाइट्रेट, कैल्शियम साइनामाइड। फास्फेटिक उर्वरक ये मृदा में फास्फोरस कमी को पूरा करते हैं जैसे सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, ट्रिपल सुपर फास्फेट आदि। पोटाश उर्वरक ये मृदा में पोटेशियम की कमी पूरा करते हैं। उदाहरण पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट। पोटाश उर्वरक ये मृदा में पोटेशियम की कमी को पूरा करते हैं। उदाहरण पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फेट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 9 टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि और लोगों का भला हो जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे बताइए आपको आगे भी इस टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पसंद नहीं आता है तो चैनल सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा ताकि हम आपके सुझाव पढ़कर अपने चैनल को सुधार सकें, कुछ सुधार ला सकें। आप PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF के अलावा डेली करंट अफेयर और ऑनलाइनर के वीडियो भी, ऑनलाइनर के PDF भी मिलते रहते हैं। आप हमें सीधे मेल भी कर सकते हैं और आप इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों पढ़ते रहिए। धन्यवाद।